अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सियासत में पेशगोइयों का सिलसिला जारी रहता है। अब हुकूमत कितना अरसा चलेगी, इस पर भी कयास आराइयां की जा रही हैं। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने पेशगोई की है कि शहबाज शरीफ 3 माह के अंदर कौमी असम्बली तहलील कर देंगे। अब वाकिफान हाल इसकी एक वजह यह करार दे रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम है और आने वाले वक्तों में यह दबाव बढ़ेगा। दूसरा, इत्तेहादी भी वज़ीर आज़म को दबाव में ला सकते हैं, लेकिन कहने वाले ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ताकतवर हलकों की हिमायत हासिल है, इसलिए हुकूमत हर तरह से महफूज है। लेकिन अगर हम उन मुमकिनात पर बात करें जिनकी वजह से हुकूमत किसी खतरे का शिकार हो सकती है, तो उन मुमकिनात में से इस पार्टी का हुकूमत का साथ छोड़ना भी है। अब पीपल्स पार्टी अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है और अंदर ही अंदर नून लीग के साथ हुकूमत में पूरी सहूलतकारी कर रही है, तो फिर इस हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जिस तरह हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ खुलकर बात कर रही है, तो वाकई नून लीग की पॉलिसियों के खिलाफ है, तो फिर मुमकिन है कि वो आईनी ओहदों तक महदूद रहे और हुकूमत का बाकायदा अमली तौर पर यानी वफाकी काबीना का हिस्सा ना बन सके। हुकूमत का हिस्सा तो है लेकिन कैबिनेट में शामिल ना हो। अगर पीपल्स पार्टी वाकई नून लीग की पॉलिसियों के खिलाफ होकर पीछे हट गई, तो नून लीग हुकूमत को जो है वो फिर उसकी नैया पार होती हुई दिखाई नहीं देती। ये लुटिया बीच मझधार डूबते हुए दिखाई देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई बड़ी पेशगोई है कि 3 माह के अंदर अंदर शहबाज शरीफ असम्बली डिसॉल्व कर सकते हैं, हुकूमत घर जा सकती है और फिर नए इंतखाबात होंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हुकूमत में रहते हुए इख्तलाफात हैं कहाँ पर, ज़रा उनको आइडेंटिफाई करते हैं। पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थी और नून लीग तेज़ी से निजकारी की तरफ जा रही है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, और निजकारी करना IMF की शराइत भी है और हुकूमत इन शराइत को भी पूरा कर रही है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का जो अगला इख्तलाफ है वो हत्के इज़्ज़त कानून पर है, जो पंजाब में पास हुआ है, जिस पर बहुत शोर मच रहा है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने हत्के इज़्ज़त कानून का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाला हत्के इज़्ज़त बिल कानून बन गया है। अब हत्के इज़्ज़त के कानून पर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं कि ये कानून पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिए बगैर मंजूर किया। अब पीपल्स पार्टी हत्के इज़्ज़त के कानून पर सवालात उठा रही है और शर्जील मेमन तो ये भी कहते हैं कि उनके गवर्नर ने तो बिल पर दस्तखत ही नहीं किए और ऐसी ही मिलती जुलती राय हसन मुर्तज़ा की भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनी। फिर जब गवर्नर साहब के पास गया ये सिग्नेचर होने के लिए, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर थे, गवर्नर पंजाब, उन्होंने उस पर साइन नहीं की। इस तरीके के कानून पीपल्स पार्टी कभी नहीं लाती। आज पीपल्स पार्टी आज़ादी साफ फैसलों के साथ खड़ी है, अपने साफी भाइयों बहनों के साथ खड़ी है। मिली भगत तो ये PTI की और नून लीग की हो सकती है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त भी अजहार राय पे जो कदगने थी वो लगती रही, उन पे कवानीन बनते रहे और अब उसकी कंटिन्यूटी है कि पंजाब के अंदर ऐसा बिल लाया जाता है जो इजहार राय पे कदगन हो। सर, पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि सहाफती तंजीमें भी इस बिल पर आवाज़ उठा रही हैं और इस कानून को मीडिया की आज़ादी पर कदगन करार दे रही हैं। पीपल्स पार्टी की तरह सहाफती तंजीमें भी इस बात का गिला कर रही हैं कि हत्के इज़्ज़त के कानून पर हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की, स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई, उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस बिल का दिफा करते दिखाई दे रहे हैं और मुखालिफिन को जवाब दे रहे हैं कि ये हत्के इज़्ज़त बिल के लिए, मेरे लिए, आपके लिए है। हत्के इज़्ज़त बिल तो पता नहीं क्यों लोग इसके अगेंस्ट तनकीद कर रहे हैं, हालांकि ये बिल तो लोगों के अपने मफाद के अंदर है। अता तारड़ इसका दिफा कैसे कर रहे हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। इज्जत का कानून सबके लिए है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, वो सबके लिए। पाकिस्तान में हत्या इज्जत के दावा क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने पाकिस्तान में हत्या इज्जत का दावा किया हो? यूके में इसलिए जाते हैं कि टाइम पीरियड कम है और फैसला फौरी हो जाता है, माफी मांगनी पड़ती है, हजारों पाउंड के डैमेजेस देने पड़ते हैं और डिजिटल राइट्स की भी प्रोटेक्शन नहीं। एक वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर लोगों पर हमले हो रहे होंगे क्योंकि मुनाफरत और नफरत फैलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर और FIA साइबर विंग कहेगा कि हमारा काम नहीं है करना और हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे इस मुल्क में महफूज तौर पर रह भी सकते हैं कि नहीं। इसमें सहाफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, वरना बहुत देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। अब ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी पर दोहरी पॉलिसी पर चलने का इल्ज़ाम लगा रही है और पीपल्स पार्टी बज़ाहिर खुद इस बिल की मुखालिफत कर रही है। अब हत्के इज़्ज़त कानून के अहम नुकात क्या हैं वो आपसे शेयर कर देते हैं। हत्के इज़्ज़त बिल 2024 का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। फैलाई जाने वाली झूठी गैर हकीकी खबरों पर हत्के इज़्ज़त का केस हो सकेगा। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर भी बिल का इत्तलाक होगा। ज़ाती ज़िंदगी, अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने के लिए फैलाई जाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। हत्के इज़्ज़त के केसेस के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम होंगे जो कि 6 माह में फैसला कर देंगे।
के उनके पाबंद होंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर फैसला सुनाए। हद के इज्जत बिल के तहत 30 लाख रुपए का हर्जाना होगा। आईनी ओहदों पर मौजूद शख्सियात के खिलाफ इल्जाम पर हाईकोर्ट बेंच केस सुन सकेंगे। अब हद के इज्जत के कानून को इस तनाजुर में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया घेरा तंग करने के लिए वजूद में लाया गया है और इस बिल का मकसद मीडिया की आवाज का या मीडिया का गला दबाना है। दूसरी जानिब अब इस कानून को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो देखना यह है कि हद के इज्जत के कानून के हवाले से जंग सियासी से अदालती हो गई है, तो अब इसका कंक्लूजन क्या कंक्लूसिव होती है या फिर दिस विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है? रियान साहब, समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ को क्यों इस तरह बयान किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि हम किसी किस्म की भी जो सहाफ़त पे कदगन है या आज़ादी राय पे कदगन है उसके हक में नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, फिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ विकेट के खेल रही है? तो सर ये फिर बिल पास कैसे हो गया? पार्टी ने देखें, बिल पास हमारी अददी अक्सरियत जितनी है, क्या उसकी मौजूदगी में इस बिल को रोका जा सकता है? हुजूर आप वफाक में भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सूबे में भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, इसके बावजूद आप हुकूमत को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपली पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि बिल मंजूर हो। अगर आपने थोड़ा सा होमवर्क किया होता तो आपको ये चीज़ें पता होती कि जॉइंट एक्शन कमेटी जिस दिन मिली है उसी दिन उन्होंने ये बिल टेबल कर दिया है। कितना एक टाइम था, हमारा पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो अपने भाई के इलेक्शन में मुल्तान में मौजूद था, तो इतनी देर में तो वो मुल्तान से लाहौर नहीं आ सकता था जितनी देर में ये बिल पास हो गया है। तो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। पार्लियामान का हक है कि वो लेजिस्लेशन करे। सर नाउ व्हाट हैव यू डन इन रिस्पांस टू इट सर? पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी के मुताबिक आपको तवक्को रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? मतलब अब ये कह देना तो काफ़ी नहीं है कि पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत करती है, आपसे तवक्को करते हैं हम कि आप इस पे अपना जो रद्द-ए-अमल है, जारहाना रद्द-ए-अमल है, वो देंगे। बिल्कुल, आपकी तवक्कुआत भी हमारे से बनती हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो आज़ादी राय पे यकीन रखती है। क्यों? और माजी में भी ये कवानीन जो हैं अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाने होते तो हम 2008 से 13 तक की असम्बली में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, हर टीवी चैनल के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करैक्टर असैसिनेशन भी होती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आए रोज़ मन घड़त स्कैंडल्स भी लाए जाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर ऐसी कदगनें लगानी होती तो उस वक्त लगाते। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी ऐसी तनकीद का सामना नहीं था कि वो इस चीज़ का हिस्सा बनती। आप हमारे भाई हैं, आप हमारी हर जद्दोजहद का हरावल दस्ता है। हम ये सोच भी नहीं सकते, हम ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि किसी भी आज़ादी राय पे कोई पाबंदी तो लगाई फिर इसकी रेमेडी क्या है? इस पे हमें एतमाद में नहीं लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी ये बात कर रही है। असद मुर्तज़ा साहब, इसकी रेमेडी क्या है? अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी? अब बिल मंजूर हो गया है, सहाफ़ी तो कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में है या मुकदमा लेके अदालती दर पे दस्तक दे रहा है। अब पीपल्स पार्टी के पास इसकी कोई रेमेडी है, कोई सोल्यूशन है जो आपके असम्बली के फ्लोर से निकले? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे इंशाअल्लाह ताला आपको हमेशा मुस्बत रवैया मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे मुशावरत कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जल्द अपना जो मौक़िफ़ है वो भी वाज़ा करेगी। और मुझे मैं पूरे वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सहाफ़ी भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेगी। क्या ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर चल सकती है? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर चले या ना चले, इस तरह से इश्यूज़ पे आके हर रोज़ नया इशू आएगा और हर रोज़ हम उसे ब्लैकमेल करके हुकूमत छोड़ने की धमकी दे के चीज़ें नहीं मनवा सकते। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला हमारे बिहेवियर से
हमारे इत्तेहादियों को भी ये समझ लगेगी कि जो चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं है वो हमने नहीं करनी। सर, ये मामला सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है ना, विफाक में भी कुछ ऐसी मुतनाज़ कानून साजी हो रही है, हत्ता कि ऑर्डिनेंसेस मंजूर हो गए, और ज़ाहिर है ऑर्डिनेंसेस तो सदर की मंजूरी के बगैर नहीं अप्रूव होते हैं। तो विफाक के अंदर पीपल्स पार्टी का किरदार, सूबे में पीपल्स पार्टी का किरदार, इसके बावजूद अगर ये पता चले कल को कि पीपल्स पार्टी तो उल्टा काबीना के अंदर भी शामिल हो गई है, तो फिर हम किससे गिला करेंगे? फिर हुकूमत के हाथ तो आप खुद मजबूत कर रहे हैं ना। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका एक आईनी किरदार ज़रूर है। वो प्रेसिडेंसी से भी और गवर्नर हाउस से भी यकीनन लेजिस्लेशन जिस तरह पार्लियामान का हक है, और वो अगर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं उसमें जो हमारा आईनी किरदार होगा हम वो ज़रूर अदा करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल को शामिल हो सकती है, इन हालात में मेरा ख्याल है ये सोचना तो बेवकूफ़ी होगा कि हम वजारतों में जा रहे हैं, और फिर वजारतें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में किसी फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होता। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने ये फ़ैसला किया था कि हमने वजारतें नहीं लेनी, हमने काबीना का हिस्सा या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, तो हम नहीं बने। अगर ये ऐसी कोई भी मूव हुई तो वो अचानक नहीं होगी, बाकायदा CEC के अंदर उसकी मंजूरी होगी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी। अच्छा हासिल साहब, और जो हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं जी, मुझे तो नहीं लगता कि हम वजारतों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हासिल साहब, ऐसे करेगी हुकूमत तो कैसे चलेगी हुकूमत? ऐसे अगर हुकूमत करेगी तो फिर ये दूरियां मज़ीद बढ़ेंगी। हुकूमत में जाने का तो इससे रास्ते हमवार नहीं हो रहे। लेकिन मंजूर वसान साहब की एक प्रोडिक्शन भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं कि 3 महीने का वक्त है, ये 3 महीने में उन्हें तो वफाकी हुकूमत नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होती हुई नज़र आ रही है। देखें, अगर वसान साहब कह रहे हैं तो उनकी पहले की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कोई गलत साबित तो नहीं हुई। उनको ख्वाब आते हैं, वो सोचते हैं, वो सियासतदान हैं, वो उनका इजहार करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, और उसकी वजह भी दे रहे हैं ना। वो पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान बढ़ती हुई दूरियां उसकी वजह बता रहे हैं। तो आपको लगता है कि खलीज आने वाले दिनों में मजीद बढ़ रही है? मैं वही तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर PMLN की हुकूमत इस चीज़ का अदराक नहीं करती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो असूली मौक़िफ़ है उसको अगर एड्रेस ना किया गया तो ये दूरियां बढ़ेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेलिंग करने वाली तो जमात नहीं है, ये कोई इलाकाई या तासुब की बुनियाद पे तो कायम नहीं हुई, ये नज़रियात की बुनियाद पर और अपने असूलों की बुनियाद पर कायम जमात है, शहीदों की जमात है, और ये सियासी कारकुनों वाले शहीद हैं। ये शहादतें जो हैं हम उनके खून के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात है जिसकी क़यादत से लेके कारकुन तक ने शहादतें दी हैं। इस पार्टी के अंदर हमारे खून शामिल है, तो हम अपने अजदाद का खून कैसे बेच सकते हैं? तो हासिल इसमें साहब, तो हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि असूलों की सियासत छोड़ दी ठीक जाए। सर, लास्टली जो बात मंजूर वसान साहब कर रहे हैं, यही बात तो तहरीक इंसाफ भी कर रही है कि इसी साल उन्हें भी इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है। तो इस पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से देखें, तहरीक इंसाफ अगर कोई बात कहती है तो उसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो बात ना कहे, उसका पूरा हक है। और जब मंजूर वसान साहब कहते हैं तो उनको फॉलो तो सारे करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और विजनरी जमात है, विजनरी लीडरशिप मौजूद है। लोग पीपल्स पार्टी एकेडमी है, उससे पढ़ते हैं, सीखते हैं। कोई पीपल्स पार्टी ये तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी से निकले हुए लोग ही हैं जो आज PTI बने बैठे हैं। तहरीक इंसाफ से अगर पीपल्स पार्टी का ब्लड निकाल लिया जाए तो वहाँ तो ब्लड प्रेशर जो है वो 60-30 पे आ जाएगा। तो आप ये समझते हैं कि इसी साल कुछ बड़ा होने जा रहा है? हाँ, अगर चीज़ों का इदराक हुकूमत वक्त ने ना किया तो फिर इसी साल कुछ बड़ा होने जा रहा है। और वो कुछ बड़ा हुकूमत के जाने से और नए इंतखाबात के आने से भी हो सकता है।
यकीनन उसमें सारी ऑप्शंस खुली हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो मां सिवाय इंतखाब के या चुनाव के कोई ऑप्शन है ही नहीं। ना हम तीसरी कुव्वत को देख रहे हैं, ना हम इस मुल्क के अंदर जुडिशल मार्शल लॉ को देख रहे हैं, ना कोई किसी की इंटरवेंशन देख रहे हैं। सारे इदारे हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर इक़्तिदार के 3 हलकों पर धांधली का शोर, ज़ाहिर है ये मामला बहुत गरमाया हुआ है। शहर इक़्तिदार का मौसम इससे खासा गरमाया हुआ है। ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद के अहम हलके हैं जिन पर तहरीक इंसाफ बहुत शोर मचाती हुई दिखाई देती है। इन तीनों हलकों में NA-46, NA-47 और NA-48 के हवाले से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की मुंतकली का मामला इलेक्शन कमीशन में था, जिसका फैसला आज इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली की जीत के खिलाफ शिकायत का मामला दूसरे ट्राइब्यूनल्स को भेजने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की दरख्वास्त मंजूर कर ली है और इन तीनों उम्मीदवारों ने ट्राइब्यूनल्स पर अदम एतमाद किया था। इलेक्शन कमीशन से इन्हें रिलीफ मिला है। अब इस सारे मामले पर शुएब शाहीन, जो खुद एक हलके में पाकिस्तान तहरीक के कैंडिडेट यानी बतौर आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे थे, वो क्या कहते हैं इस फैसले के बाद, ज़रा वो आपको दिखाते हैं। आज मंजूर हो गई, मंजूर करके किसको भेजेंगे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो यहाँ एक ही है, वो है तारिक जहांगीरी साहब। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से जब आप ट्रांसफर करेंगे तो किसको देंगे? फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी हम कोई रिटायर्ड जज लगा सकते हैं। कौन सा ट्रिब्यूनल बनाएं जो उनकी ख्वाहिशात की तकमील करे? जो कुछ आज ये किया है, ये हाई कोर्ट के ऊपर भी हमला है, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स के ऊपर भी हमला है। उन कठपुतलियों की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना इस वक्त सबसे बड़ा, ये जो इन्होंने पंडोरा बॉक्स खोला है, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तो सुना दिया है, लेकिन इस फैसले ने अपने पीछे बहुत सारे सवालात छोड़ दिए हैं। इन सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे इस वक्त सीनियर तज्जियाकार, कॉलम नवीस, सरबराह पिलडैट अहमद महबूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तीनों कैंडिडेट्स की। अब यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबिल कबूल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ये फैसला करने का मजाज था, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, फैसले का तो मजाज है। हमारे इलेक्शंस एक्ट में जो सेक्शन 51 है वो इख्तियार देता है इलेक्शन कमीशन को, चाहे तो वो अपनी मर्जी से और चाहे किसी की शिकायत पर एक ट्राइब्यूनल से पिटीशन को दूसरे ट्राइब्यूनल में मुंतकिल कर सकता है। और उस सेक्शन 51 में कोई ये भी शर्त नहीं लगाई गई कि उसकी कोई रीज़न होनी चाहिए। वो इलेक्शन कमीशन की तकरीबन डिस्क्रेशन है, तो कानून के मुताबिक तो इख्तियार है उनके पास। देखिए, ट्राइब्यूनल के सरबराह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, वो थे। और ये जो नून लीगी कैंडिडेट्स हैं, ये तीनों जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद कर रहे थे। अब अदम एतमाद का मामला इलेक्शन कमीशन के पास था, तो सवाल ये कि एक सिटिंग जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज हो, उसको यानी उस पर अदम एतमाद और उसकी इंडोर्समेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है, तो खासा मानी खेज नहीं है कि हाई कोर्ट के एक जज के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन का 3 रुकनी बेंच फैसला सुना दे। जब हाई कोर्ट का कोई जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल का हेड बन जाता है या उसका मेंबर बन जाता है, तो एक लिहाज से वो फिर उसके ट्राइब्यूनल की हद तक उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के तहत आ जाती हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार हासिल होता है कि वो उसके ट्राइब्यूनल से चाहे तो पिटीशन को किसी दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दे, तो ट्राइब्यूनल की हद तक। लेकिन वो हाई कोर्ट का जज बहैसियत एक जज के जब कोई फैसला करेगा या कोई केस उसके पास आएगा, तो उस मामले में फिर इलेक्शन कमीशन उसके सामने पेश हो सकता है। उसके साथ उसकी कोई उसके ऊपर फिर उनका कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर जवाबदेह होता है चीफ जस्टिस को। सर, एक सवाल इसमें और उठाया जा रहा है कि जिस स्टेज के ऊपर इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की गई, उस वक्त जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का ट्राइब्यूनल है वो फॉर्म 45 ओपन कर चुका था उसके फोरेंसिक के हवाले से, और फिर कुछ सवालात जो तीनों कैंडिडेट्स के सामने रखे थे, शायद उनके पास कोई खातिर खा उसका जवाब मौजूद नहीं था। और जिस स्टेज के ऊपर यानी अब फॉर्म 45 के नोटिफाई होने के भी कोई 45 रोज़ के अंदर का शायद वक्त होता है जिसमें आप रुजू कर सकते हैं, तो वो टाइम बाद भी है मामला। टाइम से निकल के जब ये काफ़ी ताख़ीर से दरख्वास्त दी गई है,
तो क्या ये भी शिकवा जायज़ है ओपोनेंट्स का या तहरीक इंसाफ का? देखिए, जो दरख्वास्त देने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन पिटीशन है ये मुकर्ररा वक्त के बाद दायर की गई 45 रोज़ के, असल में उनका ये केस है। और इसकी मैं तहकीक किया, तस्दीक नहीं कर सका कि वाकई उन्होंने पिटीशन 45 डेज़ के बाद दायर की, और अगर की तो फिर तो वो काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है ना जो 2 + 2 = 4 के बराबर है, तो ये तो मालूम की जा सकती है। तो अगर ये बुनियाद है तो फिर तो ये जस्टिफाइड है। लेकिन जिस तरह से केस शुरू हो गया और वो बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया, जहांगीरी साहब ने फॉर्म 45 मंगवा लिए और दूसरे भी कुछ तेज़ी से काम शुरू कर दिया, तो हो सकता है ये भी कि ये एक वजह रही हो मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, क्योंकि उनके बारे में आम तौर पे ये शिकायत है कि फॉर्म 45 के अंदर बहुत सी चीज़ें तब्दील की गई हैं। तो ये मसला तो है। अभी इसके बारे में फ़ैसला जो है, अगर इस फैसले से मुतमिन ना हो तो इसको भी एक रिट पिटीशन के ज़रिए से PTI के उम्मीदवार चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उनको हक हासिल है, उन्हें करना चाहिए कि अगर ये बिल्कुल ही नाजायज़ बात हो रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जिस शक का आप इजहार कर रहे हैं, ये वाकई शक पैदा होता है ऐसे मौके पे जब कोई तीनों उम्मीदवार एक ही शख्स के ऊपर, एक ही पार्टी के लोग एक जज के बारे में अपने एतमाद का इजहार करते हैं, और वो भी उस वक्त जबकि पिटीशन की कार्रवाई आगे बढ़ रही हो, तो इस पे शक पैदा होना एक कुदरती अमर है। और सर, एक ऐसे वक्त पे ना कि जब हुकूमत पाकिस्तान एक ऑर्डिनेंस भी जारी कर चुकी है कि जिसमें ये कहा गया कि ट्राइब्यूनल का सरबराह को रिटायर्ड जज भी हो सकता है, तो वो जो शक का एलिमेंट है वो ज़्यादा तकवीत पाता है इससे कि क्या आपको मर्जी का कोई ट्राइब्यूनल का सरबराह अपॉइंट करना चाहते हैं और हाजिर सर्विस में ना हो किसी रिटायर्ड जज को अपॉइंट कराना चाहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये शक को तकवीत पहुंचती है। और उसमें एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि ये इस वक्त बाजार ऐसे लग रहा है कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई ताल्लुकात कार को अच्छे नहीं हैं। कई दर पे फैसले हुकूमत के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और उनके जो रिमार्क्स होते हैं जजों के, वो भी बहुत हाईली क्रिटिकल होते हैं, ख़ासतौर पर हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद के हों, पेशावर के हों या लाहौर के हों। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो फिर मामला और भी ज़्यादा संगीन होता हुआ नज़र आता है। अब जैसे आपने कहा कि दूसरे फरीक के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो हायर फॉरम के ऊपर जा सकता है, और वो हायर फॉरम इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है जहाँ पे रिट पिटीशन जाए एज एन एपलेट कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में को अपील। तो फिर क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या रेमेडी, यानी क्या रेमेडी के क्या ऑप्शंस हैं दूसरे फरीक के पास, क्या हो सकता है? क्या वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाउंड करे कि ये फैसला ठीक नहीं है और ट्राइब्यूनल अपना काम जारी रखे? क्या ये हो सकता है? देखिए, मैं कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको चैलेंज करने का एक ही बुनियाद हो सकती है कि ये बदनीयती के बुनियाद पे किया गया, ये महला फाइडी है, ये मुंतकिल करना। तो उसकी शहादत पेश कर दी होगी फिर अदालत के सामने और इसको साबित करना होगा, वरना कानून के हिसाब से तो ये इख्तियार हासिल है इलेक्शन कमीशन को, उसकी बुनियाद पे तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप कहें कि ये इख्तियार बदनीयती की बुनियाद पे इस्तेमाल किया गया है, तो फिर आप अपना केस पेश करें कि क्यों आप समझते हैं कि बदनीयती है, और अगर वो साबित हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हाई कोर्ट इस बारे में रेमेडी दे सकता है कि वो इस केस को वापस उसी ट्राइब्यूनल को भेज सकता है जिसको ओरिजिनली वह भेजा गया था। सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप क्या देखते हैं, आपका एनालिसिस क्या है? जैसे हुकूमत ने अभी ऑर्डिनेंसेस जारी किए, आने वाले दिनों में मखसूस नशस्तों का केस भी लगा हुआ है, और अगर मखसूस नशस्तों के केस में भी हुकूमत के हक में कोई फैसला आता है, वो नशस्तें बरकरार रखी जाती हैं। जो इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था कि ये नशस्तें डिस्ट्रीब्यूट उसके बाद हो गई हुकूमती जमातों के अंदर, तो फिर हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी तो पार्लियामान के अंदर नसीब हो जाएगी। तो क्या कोई लार्जर और कानून साजी होते हुए देख रहे हैं इस हवाले से पेशकदमी कि जिसमें ट्राइब्यूनल्स और जो दीगर मामलात हैं वो पार्लियामान के फ्लोर से, और जजेस के साथ जो कशीदगी है मुक्तदरा की, वो पार्लियामान के फ्लोर से जो है वो हल होती हुई नजर आए? ये 2/3 मेजॉरिटी जो होती है ख़तरनाक सी बात होती है। जब भी माजी में 2/3 मेजॉरिटी किसी पार्टी को मिली है, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ही मारी है।
वो इख्तियारात इतने मिल जाते हैं कि फिर वो मज़ीद इख्तियारात हासिल करने के लिए आइन में तरमीम करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। 97 में अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ था और फिर वो कल्मिनेट हुआ 99 के हादसे पे। तो इसलिए वो उस वक्त फिर ज़रूरत महसूस नहीं करते कि दूसरे फरीक की भी रजामंदी साथ शामिल हो जाए, कोई एक कंसेंसस डेवलप कर लें। तो ये पार्टियां ऐसे जब करती हैं तो फिर उसके नताइज ख़तरनाक होते हैं। लेकिन देखिए ना, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वाकई 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। मुझे तो लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ये मामला। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप T20 में शिकस्त का साया ग्रीन शर्ट्स का पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। पहले अमेरिका और अब भारत के हाथों 6 रन की शिकस्त के बाद पाकिस्तान फिर अगर मगर की सूरत हाल से 2-4 हो चुका है। पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। मोहसिन नकवी ने मानी खेज बयान देते हुए कहा कि अच्छी तरह मालूम है कि टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। कौम क्रिकेट टीम से ऐसी मायूस कुन कारकर्दगी की तवक्को नहीं रखती थी, समझता था कि छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, मगर अब बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। बाहर बैठे टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम तैयार करनी है और पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। इंतहाई ख़राब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंडिया से शिकस्त हर लिहाज से मायूस कुन थी। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जे की परफॉर्मेंस पर है। कौम जल्द बड़ी सर्जरी होते हुए देखेगी। अब चेयरमैन PCB भारत से शिकस्त के बाद सख्त रहे हैं। अब बड़ी सर्जरी से मुराद मोहसिन नकवी साहब की ये भी हो सकती है कि शायद वो टीम में कोई बड़ी तब्दीली करे या फिर मैनेजमेंट की सतह पर कुछ बदलाव लाया जाए। बहरहाल अब भारत के हाथों शिकस्त के बाद बाबर आजम सारा मलबा बैट्समैन पर डाल रहे हैं। जो बैटर्स हैं उन पर सारा मलबा डाला जा रहा है और साथ ही ये भी फरमा रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा डॉट बॉल खेलना हार की वजह बनी। बाबर आजम ये बात भूल रहे हैं कि वो भी एक बल्लेबाज हैं और भारत के खिलाफ मैच में वो भी 10 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए। और रही बात डॉट बॉल की, तो आप प्रैक्टिस किस चीज़ की करते हैं? प्रैक्टिस इसलिए की जाती है कि बल्लेबाज को बॉलिंग और फील्डिंग के लिए बेहतर किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान बैटिंग में बुरी तरह नाकाम रहा। मोहम्मद रिजवान, जिनके मुतालिक शायकीन क्रिकेट कहते हैं कि उन्होंने गेंदों को ज़ाया किया, जिसकी वजह से बाकी बैटर्स पर दबाव पड़ा। मोहम्मद रिजवान की भारत के खिलाफ बल्लेबाजी का जायज़ा ले तो उन्होंने 44 गेंदों पर 31 रन स्कोर किए। 44 गेंदों पर मोहम्मद रिजवान मजीद स्कोर भी कर सकते थे, लेकिन वो नाकाम रहे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बॉलिंग का आगाज़ अच्छा किया और भारत को 119 रन तक महदूद किया, जो कि एक मुनासिब टारगेट था जो पाकिस्तान बआसानी अचीव कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान की बैटर्स ने मायूस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिसमें शादाब, इफ्तिखार, आज़म खान, इमाद वसीम के होने की वजह से उन पर तनकीद हो रही है। यहाँ तक कि बाबर आजम की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो इख्तितामी ओवर्स के अंदर परफॉर्मेंस रही, जिस पे इफ्तिखार ने जैसा परफॉर्म किया, इमाद वसीम ने जो परफॉर्म किया, इवन फ़ख्र गैर ज़रूरी जो है वो शॉट पर आउट हो गए। तो ये बुरी परफॉर्मेंस की वजूहात में से चंद बताई जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। 12 माह के बाद शरह सूद जो 22% पे थी, अब कम होकर 20.5% हो गई है। महंगाई में कमी और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी इसकी बुनियादी वजह बताई जा रही है, जबकि सनतकार शरह सूद में कमी का खैर मकदम कर रहे हैं कि इससे जो सनतकारों को फ़ायदा होगा, जो सनत का पहिया और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देखना यह है कि इसके क्या मस्बत असरात मुरतब होते हैं। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।